हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है भारतीय संघवाद की प्रकृति। आज से पहले हमने संघवाद के बारे में अध्ययन किया था। संघात्मक व्यवस्था क्या है, भारतीय संविधान में क्या संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है, क्या एकात्मक लक्षण है, और उसके बाद आज हम भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संघवाद की संविधान जो है एक संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय जो संविधान है उसमें जो संघात्मक व्यवस्था की अपनाया गया, संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उसकी कैसी प्रकृति है, उसका स्वरूप क्या है। तो संघवाद कोई निश्चित या स्थायी विचारधारा नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसकी आवश्यकता अनुसार जो परंपरागत संघवाद है इसकी विचारधारा में परिवर्तन आए हैं। और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में संघात्मक व्यवस्था की जो धारणा थी, इसमें दो परिवर्तन आए थे। पहला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय पक्ष यानी केंद्रीय सरकार जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गई थी और राज्यों की जो सरकारें हैं वो उसकी तुलना में कमज़ोर थी। और ये जो इस तरह की जो व्यवस्था है वो संघवाद के लिए एक आवश्यक भी है। दूसरा जो परिवर्तन था वो ये था कि इस विचार का उदय हुआ था कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। और संघवाद के या एक अच्छे संघात्मक शासन की स्थापना के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सहयोग करें। जब 1947 से 49 के काल में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जब संविधान में जो संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई थी, उस समय संघात्मक शासन के दो मॉडल विकसित हो रहे थे, दो रूप विकसित हो रहे थे। एक था सहयोगी संघवाद और दूसरा था एकात्मकवादी संघवाद, जिसको कि सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था भी कहा जाता है। तो जब सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद दोनों एक ही हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो सहकारी संघ क्या है या सहयोगी संघ क्या है। तो सहयोगी संघ जो है एक ऐसा संघ है जिसमें संघीय और जो क्षेत्रीय सरकारें हैं या राज्यों की सरकारें हैं वो एक दूसरे के पूरक रूप में विद्यमान होती हैं। दोनों सरकारें सामान्य राष्ट्रीय एवं लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करती हैं, जिससे उनमें आपस में पारस्परिक सहयोग भी होता है और पारस्परिक समझ भी एक दूसरे के प्रति उपलब्ध होती है। और ये कारण जो सहयोगी संघवाद है, इसके माध्यम से जो दोनों सरकारें हैं वो अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सहयोगी संघवाद है वो उसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। यानी जो सहयोगी संघवाद है इसमें क्या होता है कि जो दोनों सरकारें हैं ये परंपरागत रूप में तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र समझी जाती थी, लेकिन आधुनिक रूप में ये एक दूसरे के समकक्ष हैं, स्वायत्त हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर हैं। इसमें दोनों सरकारों में प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर प्रयोग, सहयोग, समन्वय और अनुमेय पर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से जो सहयोगी संघवाद है इसमें जो दोनों सरकारें हैं इनमें केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और विशेष परिस्थितियों में जो संघीय सरकार की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या निर्णायक होती है। वित्तीय रूप में भी केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और राज्य की सरकार कई विषम परिस्थितियों में संघीय अनुदानों पर भी निर्भर करती हैं।
इन दोनों जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार है या क्षेत्रीय सरकारें हैं, इनमें जो परस्पर विवादों का बंटवारा है, इसके बंटवारे के लिए कोई मुकदमेबाजी या इस तरह के कानून का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि विचारों के माध्यम से, सम्मेलनों, गोष्ठियों के माध्यम से, या जो क्षेत्रीय परिषद हैं, अंतर्राज्यीय परिषद हैं, इनके माध्यम से विवादों को निपटारा किया जाता है। और कई विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि जब कभी ऐसा लगता है कि विवादों का निपटारा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर संघीय सरकार को शक्ति सौंप दी जाती है, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा कानून का सहारा नहीं लिया जा सके। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जो सहयोगी संघवाद है, ये किस माध्यम से अपने कार्य करता है, यानी क्या क्या संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से इनके कार्य किए जाते हैं। पहला है योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी योजना आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग की जो स्थापना है वो जो संपत्ति सूची के विषय हैं, असामाजिक और आर्थिक नियोजन, इन पर योजना बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद संपत्ति सूची और राज्य सूची के विषयों पर ही योजना बनाने और स्वीकृत करने का कार्य करते हैं। अगली संस्था है वित्त आयोग। जो वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने वाली एक संस्था है। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी पहली बार, और ये परिषद है, ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किसी तरह से जो परस्पर विवाद उत्पन्न होते हैं, उसका निपटारा करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति जो इस परिषद के केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है। और जो परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु एक जो सचिवालय है उसकी स्थापना की गई है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। यानी भारत में प्रमुख रूप से 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक IAS और दूसरा IPS। तो इन सेवाओं के जो पदाधिकारी होते हैं वो केंद्रीय सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकार के क्षेत्र दोनों में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। और इन जो दोनों सेवाएं हैं, इन्होंने सहयोगी संघवाद और एकात्मवादी जो संघवाद है, इसके महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे कि UGC है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो प्रतिवर्ष राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के जो सम्मेलन होते रहते हैं वो भी सहयोगी संघवाद के रूप में ही कार्य करते हैं। उसमें केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सभी जो मंत्री हैं वो भाग लेते हैं, और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता रहता है। तो हमने देखा कि जो सहयोगी संघवाद है वो मुख्य रूप से 4 एजेंसियाँ, 4 संस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। और नेक्स्ट जो संघवाद है वो है एकात्मकतावादी संघवाद। भारत के संविधान में जब संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो उस समय कुछ प्रावधान थे वो एकात्मक शासन के भी रखे गए थे। तो इसलिए हमेशा से ये समस्या उठती रही है, ये प्रश्न उठता रहा है कि भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है या नहीं है। तो इसके लिए भारत में एकात्मकतावादी संघवाद जो है उसके जो लक्षण हैं भारतीय संविधान के अंदर भी विद्यमान है, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि संविधान में जिनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी वो हमारे जो शासन है उसमें, शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो अंदर जो भारतीय संविधान में जो एकात्मकता के जो लक्षण हैं वो हैं कि केंद्रीय शक्तियों का विभाजन किया गया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है, एकेरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन करने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कानून, लेखा परीक्षण और चुनाव व्यवस्था के संबंध में हमारे यहाँ पर एकरूपता है या एकीकृत व्यवस्था है। राज्यों की स्थिति आर्थिक रूप से दुर्बल है, और जो राज्य सरकारें हैं बहुत कुछ केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर करती हैं। राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
और इस सब के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि संकट काल में जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। और ऐसा लगता है कि संकट काल में कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है ही नहीं, बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था ही विद्यमान है। तो ये सारी जो शक्तियाँ जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे संविधान में उपस्थित है। इसके अलावा कुछ अलग से कुछ तत्व भी हैं जो कि एकात्मकतावादी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या मजबूत पक्ष प्रदान करते हैं। वो है प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व, जो सामान्यतः एक दलीय प्रभुत्व, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इनकी जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से हमारे देश में संघवाद की स्थिति है वो निर्बल है और जो एकात्मक व्यवस्था है वो अधिक प्रबल दिखाई देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ संघात्मक व्यवस्थाओं के लक्षण हैं और कुछ जो है वो एकात्मक व्यवस्थाओं के भी लक्षण हैं। तो हम यहाँ पर ये कहना पूरी तरह से कि भारत में पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था है या पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था यानी सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप है। और इनमें भी यदि हम देखें तो सहयोगी संघवाद की स्थिति ही प्रमुख रूप से विद्यमान है और संघवाद का यह रूप ही भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है। यानी क्योंकि हमने आपको ये पहले ही बताया था कि भारत में जो है वो संघों का राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा से केंद्र से अलग होने की उसके पास शक्ति नहीं है। इसलिए भारतीय जो संविधान है या भारतीय जो शासन है वो परिस्थितियों के अनुरूप है। तो इस तरह से हमने ये जो भारतीय संघवाद की जो भारतीय संघात्मक शासन की जो अर्थ और इसके लक्षण या उसकी प्रकृति, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू।